सभी शिक्षक साथियों का इस टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल में स्वागत है। आप सभी चिरपरिचित हैं आजकल की परिस्थितियों के लिए जो कोरोना चल रहा है। हमारा विभाग आपको बहुत कुछ ट्रेनिंगों के द्वारा ऑनलाइन ट्रेनिंग करके बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में ये एक प्रयास है आपके लिए। इस वीडियो के द्वारा कुछ शॉर्ट में एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया गया है जो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हमने एक ऐसा विषय लिया है जो हमारे इंग्लिश लर्निंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छे से करे बिना, समझे बिना हम इंग्लिश में अच्छी मैच्योरिटी, परिपक्वता भी नहीं ला सकते। और सारा कुछ जो कंटेंट हमारे इंग्लिश के सिलेबस में होता है, जो हम स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग करें, रीडिंग करें, इंग्लिश राइटिंग करें, वो सब कुछ एक ऐसा कंटेंट है जो हमारे पेपर्स में भी आता है, एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और किसी छात्र के जॉब, कंपटीशन और उसकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। और वो ऐसा कंटेंट है जिसकी तरफ हमारी कक्षाओं में अभी तक ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि सारी चीज़ें जो हैं वो उसी के अंदर आती हैं। उसके बिना हम अंग्रेजी सीखने की कल्पना नहीं कर सकते। और वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि पूरे सिलेबस को कवर करता है, यानी इंग्लिश की जो भी चीज़ें, ग्रामर हो, टेक्स्ट हो, सारी चीज़ों को कवर करता है। उसकी समझ बहुत ही आवश्यक है। आप समझ गए होंगे वो चीज़ जिसको कि हम सबसे कम महत्व देते हैं, जो कि किसी भी पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। और उसी के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमारे साल भर की मेहनत के बाद बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे ने उस इंग्लिश लर्निंग में साल भर में हमारी मेहनत के बाद क्या उसका रिजल्ट रहा, क्या फीडबैक रहा। केवल वो एक चीज़ हमको बता देती है और वो पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज़्यादा नंबरों में आने वाली चीज़ है। आप समझ गए होंगे, उसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में कुछ बात करेंगे। लर्निंग आउटकम की बात करते हैं। दिस वीडियो मॉड्यूल विल गाइड द टीचर्स टू इनेबल देयर लर्नर्स टू अंडरस्टैंड वाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ अ नेसेसरी स्किल। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग किस प्रकार से आवश्यक स्किल है, इसको आपको समझ करके बच्चों को सिखाना होगा। ये टीचर्स के लिए है। दूसरा, नो डिफरेंट टेक्निक्स फॉर अचीविंग इफेक्टिवनेस इन कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में को अच्छे से प्रभावशाली प्राप्त करने के लिए हम कौन सी अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और तीसरा लर्निंग आउटकम आपका होगा लर्न टू प्रिडिक्ट कंटेंट एंड अंडरस्टैंड द गेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को समझना, उसके कंटेंट को समझना, उसके बारे में प्रिडिक्ट कर लेना, ये हम कैसे सीखें, ये इसमें हम कुछ सिखाने का आपको प्रयास करेंगे। वैसे आप बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम कुछ अपने जो टीचर लर्निंग प्रोसेस होती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें, क्योंकि आप समझते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वहीं जाता है आखिर में। ये डिपेंड करता है कि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक ज़रूरी बात हो जाती है कि इस शिक्षण अधिगम जिसको कहते हैं हम, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं। जो रेशियो हमारी कक्षाओं में होना चाहिए 75 और 25 का हम मान के चलते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि हमारी क्लास में 75% बच्चों की आवाज़ होना चाहिए और 25% टीचर की आवाज़ होना चाहिए। जब बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तभी विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का विकास होगा और हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आपको सोचना होगा कि शिक्षक, पहली बात होती है फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस इन क्लास, कि शिक्षक किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग कर रहा है, क्या विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं, ये बात आती है। आप लेसन प्लान का चैलेंज हमारे सामने रहता है। हम कोई लेसन प्लान बना के लाते हैं तो उसकी तैयारी हम पहले से करें। उसके लिए चैलेंज ये रहता है कि हम किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश करें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। सभी कक्षाओं में पीयर ग्रुप डिस्कशन में कार्य का उपयोग अब बढ़ता जा रहा है। सभी ट्रेनिंगें जो हो रही हैं उसमें पीयर ग्रुप डिस्कशन की बात होती है, उसको हमको बढ़ाना है। लेसन प्लान में आप इसको अधिक से अधिक रखें। स्टाफ बैठक में जब भी आप करें
जब तो उसमें पीयर टीचिंग को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, आप इसकी चर्चा करें। सभी शिक्षक ऐसी लेसन प्लान बनाने का प्रयास करें जिनमें कि पीयर ग्रुप ज़्यादा शामिल हो। इसके बाद जब हम लेसन प्लान तैयार कर लेते हैं, क्लास में हम डिलीवर कर देते हैं, तो क्लास में और क्या करना है हमको, आप देखिए पेपर चिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी बच्चों के क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो अपने दीवारों पर लिखें। वॉल राइटिंग ऑन पेपर शीट, एक पेपर शीट दीवार पर चिपका सकते हैं जिस पर कि बच्चे अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस लिखें। कटिंग करके लिखें, स्केच पेंसिल से क्वेश्चन लिखें, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये। पीयर ग्रुप का इस्तेमाल हमको करना है। ग्रुप डिस्कशन का प्रयोग हमको अपनी कक्षाओं में अब बढ़ाना होगा, और इसके लिए वैल्यूएशन और ऑब्जर्वेशन भी ज़रूरी है कि पीयर ग्रुप में स्कूल में जो काम हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग टीचर करें, प्रिंसिपल भी कर सकते हैं कि टीचर किस प्रकार से पीयर ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वैल्यूएशन ऑब्जर्वेशन होगा तो पीयर ग्रुप से जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो चीज़ हमारे आगे आएगी। और इवैल्यूएशन के बाद में फीडबैक का ज़रूरी है। पाठों में जो भी हमारे हम लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं या लेसन कोई टेक्स्ट का पढ़ा रहे हैं, उसमें हम किस प्रकार से और अधिक पीयर ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर आपको सोचना होगा। पीयर वर्क की जो कंटिन्यूसी है, निरंतरता आपको बनाए रखना ज़रूरी है। इससे विद्यार्थियों में एक हैबिट बनेगी। हम कौन कौन से स्थानीय संसाधन का उपयोग इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाने में कर सकते हैं, इस पर फोकस देने की भी ज़रूरत हमको पड़ती है। विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने की कला को हमें विकसित यदि करना है तो ये चिट का इस्तेमाल, वॉल कटिंग का इस्तेमाल बेहतर होगा। प्रश्न सरल और कठिन प्रश्न प्रकार के हो सकते हैं जो हम कक्षा में जाने से पहले तैयार कर लें कि किस प्रकार के सरल और कठिन प्रश्न हमको बच्चों से पूछना है। बच्चों की भागीदारी को यदि हमको क्लास में पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है तो हमें पीयर ग्रुप का इस्तेमाल करना होगा, और यही हमारे NCF 2005 की भी संरचना है, परिकल्पना है। अध्यापकों को चिंतन करना होगा लेसन प्लान के चैलेंजों के बारे में, उनके जो स्टूडेंट्स के रिएक्शन होते हैं आफ्टर लेसन प्लान, उनके बारे में सोचना होगा। विद्यार्थियों ने क्या सीखा, मुझे कैसे पता है, इसका पता लगाने के लिए भी आपको नई नई तकनीकें इस्तेमाल करनी होंगी। क्या आपने लेसन प्लान के परिणाम आपको प्राप्त हुए जो आपने बनाया, ये आपके सोचने का विषय है। किस बात ने मुझे चकित किया, और अगर निराश भी किया तो क्या बात थी, ये भी आपके सोचने का विषय है। आप दीवार लेखन, कटिंग, आप मेज पर लेखन, इन नई नई टेक्निक जो आ रही हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिक्चर आपके सामने है, इस पिक्चर का मतलब ये है किस प्रकार से आप अलग अलग स्टूडेंट्स को कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, कोरोना के टाइम में स्कूल नहीं लग रहे हैं तो बच्चे किस प्रकार से 3-3 बच्चे फ़ोन कॉलिंग के द्वारा जुड़ करके, इंटरकनेक्ट होकर के पीयर ग्रुप का काम कर सकते हैं। जब स्कूल हमारे खुलेंगे तब पीयर ग्रुप का इस्तेमाल 2-3 बच्चों को हम ग्रुप में बना करके कोई भी चीज़ कंटेंट दें, उसको उनसे पढ़वाएं, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इस प्रकार से हम 2 बच्चों का, 3 बच्चों का पीयर ग्रुप बना सकते हैं, और इसके फीडबैक के लिए हम बाद में अपने और कुछ सुधार की यदि आवश्यकता है तो हम अपने प्रिंसिपल, हेडमास्टर जो भी हैं उनसे बात कर सकते हैं। फीडबैक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो लेसन प्लान बनाया है उसका। तो ये कुछ बातें हुई हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में। ये स्क्रीन के सामने आप इस तरीके से एक मेज़ पर प्लेन कागज़ लिख करके कमेंट टीचर भी लिख सकते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज इस मेज़ पोस्ट पर जो कागज़ लगा हुआ है उस पर इस तरीके से लिखें। इंग्लिश लर्निंग के लिए ज़रूरी है टू हेल्प स्टूडेंट्स इन लिसनिंग इंग्लिश। हम बच्चे जो अंग्रेजी सुनने में बच्चों की हम मदद करें। स्पीक इंग्लिश इन पेयर ग्रुप, हम पेयर ग्रुप बनाएं 2 का, फिर पेयर ग्रुप 2 से ज़्यादा का बनाएं, उनमें स्पीकिंग इंग्लिश को बढ़ाने की प्रवृत्ति को बढ़ाएं। यूज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये हमको उन्हें बताना होगा, उनकी गलतियों को हमें पॉइंट आउट करके उन्हें बाद में चर्चा के दौरान बताएं। टू बिल्ड अप वोकेबलरी एक्टिविटी एंड स्पीकिंग कॉन्फिडेंस, इस तरीके से जब आप पीयर ग्रुप में काम कराएंगे तो उनकी वोकेबलरी की एक्टिविटी बढ़ेगी। आपस में जब वो बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उनका स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हमको ये सारी एक्टिविटी उनको इंटरटेनमेंट के द्वारा करानी है। सेल्फ इंग्लिश इम्प्रूवमेंट
की चीज़ हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि हमारी अंग्रेजी का इम्प्रूवमेंट कैसे हो और हम बच्चों में कैसे इसको बढ़ाएं, ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पर, जो वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इससे पहले हम ये देख लें जरा सा कि व्हाट इज़ रीडिंग। रीडिंग क्या है आप सभी जानते होंगे, थोड़ा सा इसको हम रिकैप कर लेते हैं। रीडिंग कैन बी कंसिडर्ड इन डिफरेंट वेज एज अ स्किल, एज अ प्रोसेस एंड एज कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग को एक भिन्न तरीके से हम एक स्किल, एक प्रोसेस के रूप में लेते हैं, एक समझ के रूप में लेते हैं। Reading is a receptive language process of retrieving and understanding the meaning of stored information or ideas. जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो एक ये प्रोसेस होती है जिसमें कि हम कुछ ग्राह्य करते हैं, कुछ सूचनाएं हम अपने अंदर लेते हैं, समझ विकसित करते हैं, कुछ स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन को। जो लिखने वाला होता है, द राइटर इनकोड्स मैसेज थॉट एज लैंग्वेज। लिखने वाला उस लैंग्वेज को इनकोड करता है, अपने मैसेज और थॉट को, और द रीडर जो पढ़ने वाला है, जो रीडिंग करेगा, वो डिकोड करता है उस लैंग्वेज को, जो थॉट और मैसेज उसमें लिखा हुआ है। सो दिस इज अ रीडिंग। कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग क्या होते हैं, ये आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों को सीखना कि किस प्रकार से कंपोनेंट्स वो रीडिंग के करें, क्योंकि इसके बाद ही हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि फोनेमिक अवेयरनेस क्या होती है। देयर आर 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग: फोनेमिक अवेयरनेस, फ्लुएंसी, वोकेबलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। सो व्हाट इज फोनेमिक अवेयरनेस? This includes your knowledge of segmentation and blending of sounds, letter sound relations and how to blend sounds to read words. ये होता है कि आप किस प्रकार से वर्ड्स और साउंड का कोरिलेट करके फोनेमिक अवेयरनेस बच्चों में बढ़ा सकते हैं। फ्लुएंसी कैसे ला सकते हैं? दिस इंक्लूड्स योर एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट अ गुड स्पीड. योर रीडिंग स्पीड डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ टेक्स्ट यू आर रीडिंग. आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका मैटर क्या है, कंटेंट क्या है, रीडिंग इस पर डिपेंड करती है उसकी स्पीड. द पर्पस बिहाइंड रीडिंग द टेक्स्ट एंड योर कॉम्प्रिहेंशन कैपेसिटी. ओके, देन वोकेबलरी. दिस इंक्लूड्स योर कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच डिपेंड्स ऑन योर प्रीवियस वर्क स्टॉक एंड योर वर्ड लर्निंग स्ट्रेटजीज. इसमें ये क्षमता आती है समझ की कि जो शब्द हमको पहले से आते हैं उनमें कुछ नए शब्दों को हम जोड़ सकते हैं. ये वोकेबलरी के हम वर्ड स्टॉक को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग होता है. जब आप पढ़ेंगे तो वोकेबलरी डेवलप होगी. कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है रीडिंग. दिस इंक्लूड्स योर एबिलिटी ऑफ डिकोडिंग द मैसेज ऑफ द राइटर बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. जो टेक्स्ट है, जो बुक में लिखा हुआ टेक्स्ट है या कोई अनसीन है, उसको समझने में लेखक ने जो लिखा है उसके मैसेज को हमको डिकोड करना होता है. उस डिकोड करने की क्षमता को ही हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं. फाइंडिंग मेन आइडियाज, एक्सप्लेनिंग, समराइजिंग, आंसरिंग फॉलोअप क्वेश्चंस एंड जनरेटिंग क्वेश्चंस, ये सब इस कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आता है. टाइप्स ऑफ रीडिंग, 2 प्रकार की रीडिंग में हम हमेशा पढ़ते हैं, अलाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग. बच्चों को जोर से कक्षा में पढ़वाना चाहिए, अलाउड रीडिंग होती है. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक महत्वपूर्ण ये भी होता है कि एग्जाम में उन्हें साइलेंटली पढ़ना है तो साइलेंट रीडिंग भी उनको आनी चाहिए. और जब हम प्रोसेस ऑफ रीडिंग की बात करते हैं तो 2 बातें आती हैं, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग. इंटेंसिव रीडिंग मतलब वो होती है, इट इंक्लूड्स वेरी क्लोज, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्यूरेट रीडिंग फॉर डिटेल्स. हमको इसमें स्पेसिफिक होना पड़ता है, एक एक शब्द को समझना पड़ता है, तब इसको कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग. यानी कि इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड ईच वर्ड, नंबर और फैक्ट. एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है? दिस प्रोसेस इज यूज टू ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट. इसमें हम किसी भी विषय को सामान्य रूप से समझते हैं. तो दोनों प्रकार का आउटलुक रीडिंग के टाइम पे हमारा होना चाहिए, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव. इसके लिए आप प्रैक्टिस करा सकते हैं एक ग्रुप लीडर बना करके, जैसे कि अपने 10वीं का पार्ट कोई जैसा ले सकते हैं, उसमें ग्रुप बना करके कोई स्टोरी डेवलप करने के लिए फिर उनको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग के लिए प्रेरित कर सकते हैं. टेक्निक्स ऑफ रीडिंग की बात करें तो स्किमिंग और स्कैनिंग हमको कई ट्रेनिंगों में सिखाई जाती है. स्किमिंग क्या होती है? मानो तो जैसे दूध में से मलाई को निकाल लेना, यानी कि निष्कर्ष निकाल लेना. दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर गेटिंग द गिस्ट ऑफ समथिंग.
You quickly run one's eyes across the whole text to get the most important informative main points. It's not essential to understand each word when skimming. स्किमिंग करते समय आपको हर शब्द को सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और स्किमिंग कब करते हैं? स्किमिंग में बी डन वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर्स। जब हम अखबार पढ़ते हैं तो हम फरा उसको पढ़ लेते हैं, ये स्किमिंग महत्वपूर्ण बातों को हम जान लेते हैं। और स्कैनिंग होती है, कोई वर्ड को हमको ढूंढना है, स्कैन करना है, तो यू ग्लैंस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट हेस्टिली कैजुअली और इन सर्च ऑफ पर्टिकुलर आइटम। आपको किसी पर्टिकुलर आइटम को ढूंढना है तो इसको स्कैनिंग कहेंगे। जैसे कि कोई टेक्स्ट का पार्ट है, जैसे आप मान के चलें कि 10वीं का स्नीज पार्ट है, 10 स्नीज। अब उसमें आप टेक्स्ट को देखें तो आप देख सकते हैं काउंट हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड इज रिपीटेड, कि स्नीज जो वर्ड है वो कितनी बार आया है। इसको स्कैन करने को ये भी एक रीडिंग का एक पार्ट होता है। स्पीड रीडिंग के लिए बात करें तो द एवरेज रीडिंग स्पीड इज 250 WPM वर्ड पर मिनट। एवरेज रीडिंग की स्पीड होती है 250 शब्द पर मिनट, जिसको कि हम बढ़ा करके 1500 वर्ड पर मिनट तक बढ़ा सकते हैं। मेमोराइजेशन के लिए 30 to 50 WPM होता है। लर्निंग के लिए 100 to 150 WPM हो सकता है। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए 200 to 250 WPM विकसित आप कर लेंगे तो फिर आप अच्छा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं। ये आपको बच्चों को सिखाना है। व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है अब आप समझ गए होंगे, वैसे आप जानते ही हैं। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ रिटन टेक्स्ट, जो भी लिखा हुआ है उसको कैसे उसको समझना, लिखी हुई चीज़ को किस प्रकार से समझना है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। अंडरस्टैंडिंग ए रिटन टेक्स्ट मीन्स एक्सट्रैक्टिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट एज इफिशिएंटली एज पॉसिबल। जितनी ज़्यादा संभव हो उतना ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से सूचनाओं को हमको निकालना है, पढ़ करके समझना ये होता है, जिसके अंतर्गत हमारे पेपर के सिलेबस के अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग आती है। नीड ऑफ इम्प्रूविंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम सुधार कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या आवश्यकताएं होती हैं? तो इम्प्रूव्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ज़रूरी है। Students who have effectively read and understood reading assignments are better prepared for class, leading to improved class participation and more accurate and complete notes. अपने नोट्स बना सकता है, पार्टिसिपेशन कर सकता है, सुधार ला सकता है, क्लास में अपना प्रिपरेशन बढ़ा सकता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस रहता है इसका। दूसरा, इम्प्रूव क्लास पार्टिसिपेशन एंड मोर एक्यूरेट एंड कंप्लीट नोट्स, परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स बढ़ती है। गुड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल बहुत ही ज़रूरी है। लेंथी पैसेज आते हैं हमारे 12th क्लास के, स्पेशल इंग्लिश वगैरह बड़ी क्लासों में। शॉर्ट पैसेज 9th 10th में आते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। सभी अनसीन में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहते हैं जब जिसमें कि आंसर हमको दे रहे होते हैं शॉर्ट टाइप में, और ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चंस, ये सभी जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आप देखें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जैसे कि सेट हुआ, जीमेट हुआ, मैनेजमेंट कोर्स हुए, बैंक इनमें हुए, सभी में अनसीन पैसेज आता ही है। तो कॉम्प्रिहेंशन संबंधित प्रश्न जो हैं डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार से इनमें पूछे जाते हैं। कुछ तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें कि डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों का उत्तर कॉम्प्रिहेंशन में ही ध्यानपूर्वक पढ़ करके देना होता है। ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आते हैं, वोकेबलरी क्वेश्चंस आते हैं, ईडीएम और फ्रेजेस आते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट द कॉम्प्रिहेंशन, हम कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं? टेक्निक्स फॉर गुड कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमने आपको अभी बताया था स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग इसके लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इसके अलावा और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं, टेक्निक्स हो सकती हैं, वो आप देखें। अंडरस्टैंडिंग द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जो भी अनसीन पैसेज दिया है उसमें लेखक की क्या लेखक चाहता है उसकी इस अंडरस्टैंडिंग क्या है उसको समझना है। आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल आइडिया, हमको सेंट्रल आइडिया को आइडेंटिफाइड करना है, क्योंकि हर अनसीन में कुछ ना कुछ सेंट्रल आइडिया
जरूर रहता है। सो नेवर रीड अ पैसेज इन हेस्ट, ऑलवेज रीड इट थॉरोली, तब आप सेंट्रल आइडिया ले पाएंगे। रीडर एंटिसिपेशन होता है जिसमें कि डिटरमाइनिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि डिटरमाइन द वर्ड क्लास, जैसे कि कोई वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या है ये हमको समझना रहता है। नॉन वर्बल सिग्नल्स भी रहते हैं, पंक्चुएशन भी आते हैं। पंक्चुएशन को हमको बहुत अच्छे से समझना होगा। कॉमा आया है तो उसको फिर उसके बाद एक सेपरेट क्लॉज लग गया है, उसका अर्थ हमको समझना है। पंक्चुएशन मार्क्स जहाँ जहाँ भी आए हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए पंक्चुएशंस बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद समराइजिंग करना, जैसे कि नोट मेकिंग जब हम करते हैं तो हमको समराइज करना होता है कंटेंट को, ये सभी टेक्निक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब सम टिप्स टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकता है मार्क्स, उसके कुछ टिप्स हैं। जैसे कि स्पीड के बारे में, आपको कितनी स्पीड हो उसको बढ़ा सकता है बच्चा, वो मैंने अभी आपको बताया था। रीड द पैसेज साइलेंटली एंड एज क्विकली एज यू कैन, कोई भी पैसेज है उसको आप साइलेंटली पढ़ें और जल्दी से क्विकली पढ़ें, स्पीड बढ़ाएं। 2 टाइम्स रीडिंग, 2 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये बच्चों को आप बता दें। जब पढ़ते समय पर वो नंबरिंग कर लें। थीम और आइडिया बहुत ज़रूरी है, थीम और आइडिया नंबरिंग से हमको मिल सकता है। 2 बार पढ़ने से पैसेज की थीम आइडिया का पता लग जाता है। यदि 2 बार से भी पैसेज समझ में नहीं आता तो तीसरी बार आप पढ़ सकते हैं। मेक आंसर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, जो वर्ड लिमिट दी रहती है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना रहता है। अवॉइड इरिलेवेंट एंड लॉन्ग आंसर, जो पूछा जाए उतना ही उत्तर दें। इसकी प्रैक्टिस आप बच्चों को जरूर कराएं। मैं समझता हूं कि पर डे आप अनसीन की प्रैक्टिस जरूर कराएं, जिससे कि बच्चों में समझ विकसित हो। उनको कहें कि आंसर ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। अच्छा रीडर वही है या आपको बनना है तो डोंट कंसंट्रेट ऑन सिंगल वर्ड्स, ट्राई टू रीड वर्ड्स इन ग्रुप्स फॉर मीनिंग। बच्चों को सिखाएं कि सिंगल वर्ड्स पर कंसंट्रेट नहीं करना है, ग्रुप में वर्ड की अंडरस्टैंडिंग को लें, ग्रुप में किसी भी पॉइंट को समझें। इन केस ऑफ अ डिफिकल्ट वर्ड, ट्राई टू गैस इट्स मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ये होता है अनसीन में कि कुछ कठिन शब्द आते हैं तो उनको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम सीखें। अब टाइप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की बात करें तो एक तो होते हैं बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, समझ पर आधारित, यानी कि कुछ तो ग्लोबल क्वेश्चंस होते हैं। ग्लोबल क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर्स अबाउट द टेक्स्ट। The questions are very basic level questions and can be answered after quick reading of the text. जैसे कि what the passage is about, ये पैसेज किसके बारे में है, तो ये जनरल ग्लोबल क्वेश्चंस होते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चंस ये होते हैं जो कि डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, जिनमें कि डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है, उस अनसीन को अच्छे से समझने की जरूरत पड़ती है। पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, ये आता है स्पेसिफिक क्वेश्चंस के अंतर्गत। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें कि द आंसर्स आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, और इनके लिए हम हु, व्हेन एंड विच का इस्तेमाल करेंगे तो हमको इनके आंसर मिल जाते हैं। फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड व्हेन वन गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अप्लाई लॉजिक ऑफ रियल लाइफ एंड प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो ये हट करके थोड़ा हम बात करेंगे अनसीन से, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जिनमें कि लॉजिक ऑफ रियल लाइफ रहता है और कुछ हम प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या आगे होने वाला है। इस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चंस इसको कहते हैं। इनकी एक्टिविटी आप लर्नर से करा सकते हैं, 3 और 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना करके ये आप करा सकते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर रहते हैं कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, यस नो, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ये अनसीन आप बनाएं, इस तरह की बच्चों को प्रैक्टिस कराएं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपने देखा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आते हैं, उनको लाइफ में तैयार रहना है, आगे जॉब लेना है, कंपटीशन की तैयारी करना है, सब में आप देख सकते हैं कि बिना कॉम्प्रिहेंशन के तो कोई कॉम्पिटिटिव का पेपर
होता ही नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं जिनमें कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बहुत कुछ पूछा जाता है, वोकेबलरी आइटम्स रहते हैं, एरर करेक्शन क्वेश्चंस रहते हैं। बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, यानी जो कॉन्टेक्स्ट है उसके आधार पर प्रश्न रहते हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस रहते हैं, एंटीसिपेटिव क्वेश्चंस रहते हैं, एवेल्युएटिव क्वेश्चंस, क्रिटिकल क्वेश्चंस, ये सभी इसमें अंतर्गत आते हैं। और आखिर में बेस्ड ऑन लैंग्वेज, भाषा पर आधारित प्रश्न आते हैं जिनमें कि वोकेबलरी क्वेश्चंस रहते हैं। इनको आपको समझना है। बच्चों को यह अच्छे प्रकार से अनसीन पैसेज की आप प्रैक्टिस कराएंगे तो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छी टेक्निक लगी हो। थोड़ा स्पीड में मैं बोला हूँ क्योंकि टाइम लिमिट कम है, वीडियो टाइम कम में बनाना था, बहुत कुछ आपको सिखाना था। मैंने कोशिश की थोड़ी सी बात को आप विस्तार में समझें। आपको इतना समझने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।